हेलो, चलो कैसे हो? करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज जो हम है चैप्टर की बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग के बारे में। मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही डीप है, बट हमको उतना डीप में नहीं पढ़ना है, जितनी ज़रूरत आपको है उतना ही है। अगर बहुत ज़्यादा मैं डीप में पढ़ाऊँगा तो 4-5 घंटा निकल जाएगा। आज हम बात करेंगे इस वाले पार्ट में सिर्फ मनी के बारे में। बैंकिंग वाला पार्ट अगले पार्ट में उसको कंसिडर कर लूँगा। होप करता हूँ कि 1-2 पार्ट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँ, ठीक है। बेसिक जो होगा, जितनी जितनी जरूरत है आपको मैं बताता जाऊंगा, उसको आप समझते जाइएगा। अब देखो, मनी का मतलब क्या हो गया। मनी की अगर हम बात करें, पैसे की बात करें, तो पैसे से आने का कारण क्या हुआ या पैसे का मतलब क्या हुआ। पहले समझ लो कि पैसे के आने का कारण क्या हुआ। पैसा इस्तेमाल होने से पहले एक सिस्टम चलता था जिसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। जिसको हम क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम कहते थे। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी को लिया और खरीदा जाता था। इसका मतलब कि इसको हम कहते थे सीसी इकोनॉमी, यानी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी को हमको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। यानी क्या मतलब हो गया कि अगर वीट के बदले राइस ले लिया, वीट के बदले राइस ले लिया, ये क्या कहलाने लगा? यही कहलाने लगा सीसी इकोनॉमी। या राइस के बदले मेज ले लिया, राइस के बदले मेज ले लिया, बाजरा ले लिया, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते थे? ये सब कहलाते थे क्या? सीसी इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम में कुछ फ्लॉ थे, कुछ लिमिटेशंस थे। बार्टर सिस्टम के कुछ लिमिटेशन थे, उस लिमिटेशंस की वजह से हमारा मनी का क्रिएशन हुआ, ठीक है। पहला जो क्रिएशन है, या पहले अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो पहली लिमिटेशन ये बोलता है मेजरमेंट ऑफ अ वैल्यू। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मेजरमेंट ऑफ अ वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि किसी भी कमोडिटी का कोई मेजरमेंट वैल्यू नहीं था। किसी भी कमोडिटी का कोई मेजरमेंट वैल्यू नहीं था। कहने का मतलब क्या हो गया कि उस जमाने में कमोडिटी के कॉन्सेप्ट जो था वो अलग था ना। गेहूं, चावल, हाथी, घोड़ा, बैल, ये सब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए जाते थे। तो उसमें कमोडिटी की कोई मेजरमेंट नहीं थी। कमोडिटी की कोई मेजरमेंट नहीं थी। एग्जैक्ट अमाउंट हमको नहीं पता था कि कमोडिटी की क्या मेजरमेंट है। अगर अभी की मैं बात करूं तो अगर मैगी 14 रुपए की मिल रही है, मैगी 14 रुपए की मिल रही है, तो वो बॉम्बे में भी उसी रेट की मिलेगी, बॉम्बे में भी उसी रेट में मिलेगी, और दिल्ली में भी उसी रेट में मिलेगी। तो यहां पे मैगी क्या है? मेजरमेंट वैल्यू है। बट उस जमाने में कोई मेजरमेंट वैल्यू नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हर मार्केट का रेट अलग अलग होता था, ठीक है। किसी मार्केट में तुमको 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो चावल मिल रहा था, और किसी मार्केट में 1 किलो गेहूं के बदले आधा किलो ही चावल मिल रहा था। दूसरा आता है डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड या फ्यूचर पेमेंट जिसको कहते हैं। डिफर्ड पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट का मतलब क्या हो गया? जो पैसा जो हम किस में दें? फ्यूचर में पेमेंट करें। अब गेहूं चावल तुम रखे हो, तुमने किसी से चावल ले लिया और तुमने कहा कि अगले साल हम आपको गेहूं देंगे। पता चला कि क्या हो गया? ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, काम 25 हो गया तुम्हारा, सब कुछ बिक बका गया, कुछ देने लायक रहे नहीं। तुम कहां से दोगे? घर बेच के तो दोगे नहीं। फिर तुम कहोगे सर हम तो गाय घोड़ा भी अगर देते तो भी चल जाता। मान लो कि तुमने गाय रखी, तुमने कहा कि भैया ऐसा है कि हम 10 गाय देंगे, आप उसके बदले हमको 10 बैल दे दीजिएगा, ठीक है। बट मेरे पास अभी गाय नहीं है, अभी गाय के बच्चा देगी, उसके बाद से हम अगले साल आपको देंगे। आपने बैल ले लिया, पता चला कि अगले साल आपकी सारी गाय मर गई, काम बिगड़ गया आपका। तो फ्यूचर पेमेंट देना बड़ा ही मुश्किल था। दूसरा, स्टोरेज नहीं थी। क्या नहीं थी? स्टोरेज नहीं थी। स्टोर नहीं कर पाते, स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी। इतना ज़्यादा गेहूं कहाँ रखोगे? सर पर रखोगे। 100 कुंटल, 200 कुंटल, 300 कुंटल, अगर 10 कुंटल 20 कुंटल भी आ जाता तो उस समय बड़े बड़े घर तो हुआ नहीं करते थे, छोटे छोटे घर हुआ करते थे। कहाँ रखे? सर पर लाद के ले जाते कि भगवान कहते कि आओ बेटा मेरे गोदी में रख दो। ऐसा भी नहीं होता। तो स्टोर करना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो इंपॉर्टेंट आता है जिसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास गेहूं है, वीट है, और मुझे क्या चाहिए? मुझे चावल चाहिए, राइस चाहिए, तो मुझे किसी ऐसे इंसान को खोजना होगा जिसके पास चावल हो और उसको चावल के बदले क्या चाहिए? वीट चाहिए। बात को समझो। मेरे पास गेहूं है और मुझे गेहूं के बदले क्या चाहिए? मुझे गेहूं के बदले चावल चाहिए। मुझे गेहूं के बदले क्या चाहिए? मुझे गेहूं के बदले चावल चाहिए। तो फिर मुझे एक ऐसे इंसान को खोजना पड़ता जिसके पास चावल हो और उसको चावल के बदले क्या चाहिए? वीट चाहिए। बात समझ में आई?
तो ये पॉसिबल होना बड़ा ही दिक्कत हुआ। इन्हीं सारी फ्लॉज की वजह से, बार्टर सिस्टम की वजह से मनी का क्रिएशन हुआ। मनी का क्रिएशन और भी वजहों से हुआ है, उसको हम जैसे ही बैंकिंग सिस्टम में जाएंगे तब उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसको समझ जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं हम मनी पे। मनी की डेफिनेशन क्या कहती है, मनी की डेफिनेशन क्या कहती है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मनी क्या कहता है, मनी क्या कहता है, मनी की अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मनी आपसे क्या कहता है, मनी आपसे कहता है मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बेटा, ऑब्वियस सी बात है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो रहेगा ही रहेगा ना। तुम मार्केट में जाते हो पैसा लेके, तुम मार्केट में जाते हो पैसा लेके, इसी मनी के बदले तो सारी कमोडिटी को तुम खरीद रहे हो। तुम कपड़ा भी खरीद रहे हो, क्लोथ, तुम कार भी खरीद रहे हो, तुम बाइक भी खरीद रहे हो, तुम टीवी भी खरीद रहे हो, तुमने मोबाइल भी खरीदा, तुमने कोई भी एसेसरीज ली, वॉचेस ली, सब कुछ किससे खरीद रहे हो, इस मनी से ही तो खरीद रहे हो। ये मनी क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। इसी के बदले सारे सामान को तुम क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, यानी ले रहे हो। किसी दुकानदार के पास जाते हो, उसे कहते हो कि भैया कि हमको कपड़ा दे दीजिए, इसके बदले कुछ और ले लीजिएगा, वो कुछ और ले लेगा। ऐसा नहीं करते हैं, सामान्य इंसान तो ऐसा नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, आप उसको पैसा देते हैं, पैसे के बदले उस सामान को लेते हैं। ठीक है, तुम किसी टीवी वाले के पास जाओ, टीवी वाले से कहो भैया हमको टीवी दे दीजिए, कुछ और ले लीजिएगा, कुछ और ले लेगा वो तुरंत। ठीक, तो आप पैसे के ही बदले चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, इट्स द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक कहावत और कही जाती है इसमें, एक डेफिनेशन और कही जाती है कि मनी इज वॉट मनी डज, मनी इज वॉट मनी डज। पैसा वो है जो पैसा करता है। क्या करता है, ये आपको मेजरमेंट वैल्यू देता है, ये आपको क्या देता है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू देता है। ठीक है, कोई भी सामान खरीदते हो उसकी एक मेजरमेंट वैल्यू होती है ना, उसको तुम एक पैसे में गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो। तुम बिस्किट लेने जाते हो, पार्ले जी भी लेने जाते हो तो 2 रुपए का मिलता है, तुम मैगी खरीदने जाते हो 14 रुपए की मिलती है, तुम कपड़ा लेने जाते हो 500 से 1000 रुपए के बीच में आता है, तो उसकी एक मेजरमेंट वैल्यू है। गाड़ी लेने जाते हो तो 10 से 15 लाख के बीच में आती है, तो उसकी मेजरमेंट एक वैल्यू होती है। दूसरा देखो, अगर हम मेजरमेंट की वैल्यू की बात करें तो इसमें क्या होती है, स्टोरेज फैसिलिटी दी जाती है। स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल है, पैसे को तुम सेव कर सकते हो, करते हो कि नहीं करते हो। बैंक में रखा हुआ पैसा है, तुम्हारे पास रखा हुआ पैसा है, तो तुम इसको क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक, डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट होती है ये। अब डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या हो सकता है, तुम्हारा फ्यूचर पेमेंट होता है कि नहीं होता है। तुम किसी दोस्त से कहे कि भाई ऐसा है कि यूपीआई कर दो 500 रुपया, हम तुमको 3 महीने बाद दे देंगे, 3 महीने बाद हमसे ले लेना पैसा, तो वो तुमको 500 रुपया दे देता है, तुम उसको 3 महीने बाद दे देते हो, तो ये क्या हो गया, डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल हो जाती है। और द लास्ट वन जो मैंने आपको बता दिया था, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके बदले आप क्या करते हैं, कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं। वैल्यू टू वैल्यू क्या रहती है आपकी, वो रहती है हर कमोडिटी की कोई ना कोई एक वैल्यू होती है। ऑब्वियस सी बात है, कमोडिटी की वैल्यू नहीं होगी तो खरीदो क्या से, दुकान वाले के पास जाओ कुछ और देके थोड़े ना आओगे, वो कुछ और ले लेगा, वो तुरंत काम 25 करेगा। तो ये मनी की असली डेफिनेशन है, यानी मनी की यही है कि मनी इज व्हाट मनी डज, चाहे मेजरमेंट ऑफ वैल्यू हो, स्टोरेज फैसिलिटी हो, डिफर्ड पेमेंट हो एंड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये इसका बेस था कि यही होती है मनी। अब इसमें आते हैं कि मनी कितने प्रकार की होती है। देखो तुम जितनी किताब खोलोगे ना उसमें अलग अलग दिया हुआ, उसमें लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी, उसके बाद से अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, जब हम पूरे के पूरे होल टू होल कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे तो उन चीज़ों को समझेंगे। बट अभी आपका बेसिक है तो बेसिक के लिए इतना जरूरी है और इससे ऊपर के क्वेश्चंस आते भी नहीं है। ठीक है, अब जो आती है इसमें आती है कि मनी कितने प्रकार की होती है, मनी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, मनी कितने प्रकार की होती है। देखो मनी कुल मिला के कितने प्रकार की होती है। पहले अगर हम बात करें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मनी या टाइप्स ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो पहले आती है फिएट मनी। पहली कौन सी आती है, तुम्हारी आती है फिएट मनी। ठीक है, अब फिएट मनी क्या होती है, फिएट मनी क्या होती है, फिएट मनी आर दोज मनी which issued or ordered by government,
वो पैसे, वो मनी, वो पैसा, वो करेंसी जो बाय ऑर्डर ऑफ ए गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, जो गवर्नमेंट ने इशू कर दिया, उसी को हम क्या कहते हैं? फिएट मनी कहते हैं। दूसरा आता है फ्यूडिशरी मनी, फ्यूडिशरी मनी, ठीक है। अगर हम फ्यूडिशरी मनी की बात करें तो फ्यूडिशरी मनी करता है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ अ पेमेंट इन विच इट बिलोंग्स ऑन अ ट्रस्ट ऑफ पे एंड पेयर। कहने का मतलब क्या हो गया? बिलोंग्स टू द ट्रस्ट ऑफ पे एंड पेयर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? अब इसमें आ जाएगा तुम्हारा चेक, बिल, ये सब चीजें आ जाती हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं? देखो ऐसा है ना कि वो मनी, वो पैसा जिसको तुम क्या करते हो, एक पेई दूसरे पेई पे क्या करता है? ट्रस्ट करके देता है। तुम चेक काट के किसी को देते हो तो ट्रस्ट पे ही तो दे रहे हो, तुम बिल काट के दे रहे हो तुम ट्रस्ट पे ही तो दे रहे हो कि लो भैया ये लो बिल, हमसे 2 महीने बाद पैसा ले लेना, ये लो चेक, इसको 1 महीने बाद भजा लेना। तो ये तुमने क्या किया? ट्रस्ट बेसिस पे किया। जहां तक फिएट मनी की बात करें, फिएट मनी में वो जितनी भी करेंसी, नोट, धन, पैसा, करेंसी, नोट, रुपया जो भी आ रहा है, 500 रुपए की नोट, 2000 की नोट, 100 रुपए की नोट, 50 रुपए की नोट, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, ये सब क्या हो जाएंगी? ये सब आ जाएंगी फिएट मनी। तीसरा आता है तुम्हारा फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी मतलब होता है कि जो उसकी मनी वैल्यू होती है, वो उसके कमोडिटी के वैल्यू के बराबर होती है। अब व्हाट इज द मीनिंग का मतलब होगा, किसी जमाने में तुम लोग देखे होगे 5 रुपए का एक तांबे का सिक्का आया करता था, 5 रुपए का एक तांबे का सिक्का आया करता था। इसमें जो तांबा लगा हुआ है, इसमें जो कॉपर लगा हुआ है, अगर तुम इसको क्या करते, इसको तुम हीट करके और तुम सिर्फ उस कॉपर को बेचते तो उसकी वैल्यू कितनी होती? उसकी वैल्यू 5 रुपए के आसपास होती, या 5 रुपए ही होती। मतलब कि जितना मेटल इस 5 रुपए के सिक्के में लगा हुआ है, उसको अगर मैं मार्केट में सिर्फ गला के बेच दूं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 रुपए हो जाएगी। इसके बाद चौथा आता है क्रेडिट मनी क्या कहते हैं? क्रेडिट मनी आर दोज, इसका मतलब कि जिसकी मनी वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। मनी वैल्यू ज़्यादा होती है किससे? उसके कमोडिटी के वैल्यू से उसकी मनी वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि तुमको याद है अभी की जो नोट है, 5 रुपए की अगर नोट है, 100 रुपए की अगर नोट है, 5 रुपए का सिक्का हो गया, उसको तुम गला के बेचोगे, तुमको 1 रुपया नहीं मिलेगा। जाओगे दुकानदार के पास, कहोगे भैया कि ये लीजिए, गला के लाए हैं 5 रुपए का सिक्का, वहीं गाड़ देगा तुरंत, कहेगा कि 1 रुपया नहीं देंगे तुमको हम, तुम्हारे पास 2000 की नोट है, उसको फाड़ दो, उसका चकनाचूर कर दो, कह दो कि भैया दुकानदार के पास जाओ, कहो कि भैया ये नोट है 2000 की, तुरंत तुमको ही फाड़ देगा वो। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें मनी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर उसको तुम डिस्ट्रॉय कर दोगे या किसी भी फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में उसको अगर तुम बेचने की बात करो या दूसरे फॉर्म में उसको एक्सचेंज करने की बात करो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर होगी या न के बराबर होगी। वही हो गया 0 न के बराबर, बात को समझ लो। अब देखो क्या आता है, अब इसके आगे चलते हैं हम। अब हम बात करेंगे किसके? अब हम बात करेंगे वही बेसिक, मैं आपको एक बार समझा देता हूं, लीगल मनी और नॉन लीगल मनी, अनलिमिटेड लीगल मनी, नॉन लीगल और ऑप्शनल मनी, ठीक है। उसको समझ लीजिए, उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। देखो अगर हम लीगल मनी की बात करें, तो लीगल मनी वो कहता है, लीगल टेंडर मनी या लीगल मनी की अगर हम बात करें, कि जो बाय लॉ ऑब्लिगेट करता है, क्या ऑब्लिगेट करता है पेमेंट ऑफ अ डेब्ट, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, ये लीगल मनी की बात हो गई, ये लीगल मनी की बात हो गई। कहने का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट जो पैसा इशू कर रही है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, ये आपका ऑब्लिगेशन होता है क्या, कि आप पेमेंट कर सकें किसी भी डेब्ट का या जो अमाउंट आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। इसमें भी 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक आता है अनलिमिटेड लीगल
टेंडर, ठीक है। लीगल लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब क्या मतलब हो गया, उतना करेंसी जो लिमिटेड अमाउंट में आप पे कर सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि किसी दुकानदार के पास जाओगे और उसको कह दोगे कि ये लो 10 लाख रुपए तुमको सिक्का दे रहे हैं और गाड़ी दे दो, तुरंत तुमको बटोर देगा उसी में, ठीक है। तो ये लिमिटेड टेंडर लीगल टेंडर में आते हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि आप 1000 से ज्यादा आप किसी को कॉइन इशू नहीं कर सकते हैं, आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं बना सकते हैं, वो लिमिटेड है, ठीक है। तुम जाओ 1 लाख रुपया देके कहोगे ऐसा कि 1 लाख रुपए का हमको मोबाइल दे दो और खाली सिक्का लेके चले जाओ, तुरंत सिक्का मुंह में डालेगा तुम्हारे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये लिमिटेड लीगल है। अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया, अनलिमिटेड का मतलब कि जो भी करेंसी हो गई जिसका आप इस्तेमाल अनलिमिटेड कर सकते हैं, मतलब कि कितना भी तुमको अगर देना हो तो इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपको। आप 1 करोड़ की भी गाड़ी लेने जाए तो 1 करोड़ रुपये आप अगर उसको देंगे तो वो आपको गाड़ी दे देगा। इसके बाद से आता है नॉन लीगल टेंडर की अगर हम बात करें तो नॉन लीगल टेंडर का मतलब क्या हो गया, वो सब पैसे मतलब जिसको कहा जाता है पेपर मनी का मतलब क्या हो गया, चेक हो गया, बिल हो गया, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब जितने भी बिल्स पेबल हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, जिन पे बिल पे आप पैसा लेते हैं, ये सब क्या हो गए, नॉन लीगल टेंडर हो गए। इनको ऑप्शनल टेंडर भी कहा जाता है, जिनके पास क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट जो आ गया, दूसरा पार्ट तुम्हारी बात करेगा किसकी, दूसरा पार्ट बात करेगा सप्लाई ऑफ मनी की। सप्लाई ऑफ मनी कौन सप्लाई करता है, ये क्या होता है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, ये क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। दूसरा मनी हेल्ड बाय पब्लिक, जितना पैसा पब्लिक के पास पड़ा हुआ है एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो पैसा पब्लिक के पास पड़ा हुआ है उसी को हम कहते हैं क्या, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कहने का मतलब कि आज तारीख हो गई, मान लो कि 17 जुलाई को पूरी पब्लिक के पास कितना पैसा था, ये क्या हो गया, यही कहलाता है सप्लाई ऑफ मनी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आए। कौन सप्लाई करता है, देखो किताबों में तो कई पार्ट रखे हैं, बट एनसीईआरटी के अगर थ्रू आप जाएंगे तो एनसीईआरटी में 2 लोगों के बारे में बात किया है। एक तो सेंट्रल बैंक के बारे में बात किया है, एक इसके बारे में बात किया है, सेंट्रल बैंक के बारे में बात किया है, और दूसरा कॉमर्शियल बैंक के बारे में बात किया है। किसके बारे में, कॉमर्शियल बैंक के बारे में बात किया है। बाकी सब किताबों में एक चीज़ और ऐड कर दी है जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के बारे में बात किया, बट आपको बेसिक यही है कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक क्या करती है, सप्लाई ऑफ मनी को क्रिएट करती है, यही पैसा क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करोगे, इनके पास रखा हुआ पैसा, जो इनके पास क्या हुआ है, पैसा रखा गया है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा रखा हुआ है, या गवर्नमेंट का पैसा जो सेंट्रल बैंक के पास रखा हुआ है, इस पैसे को आप क्या करोगे, सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करोगे। इसमें वही पैसे इंक्लूड होंगे जो पब्लिक के हों, जो पब्लिक ने हेल्ड करके रखे हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट के पैसे को इंक्लूड नहीं करते हो बेटा, ठीक है। यही होता है सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी का यही फैक्टर है। अब देखो इसमें तुम्हारा मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ मनी, मेजरमेंट 4 मेजरमेंट पे काम करता है। चारों मेजरमेंट आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको बेसिक M1 के बारे में पढ़ना है, जो M1 के बारे में बात करता है, ठीक है। आओ चलो उसको देखते हैं। चलो अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है उसमें बात करता है किसकी, M1 की बात करता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो है उसको याद रखना कि देखो, जब अगर हम बात कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, अगर हम बात कर रहे थे किसकी, सप्लाई ऑफ मनी की अगर हम बात कर रहे थे, तो उसमें याद रखना कि मैंने बताया था कि जो पैसा पब्लिक के पास रखा हो, चाहे वो किसी बैंक में हो, ठीक है, और सप्लाई कौन करता है, सेंट्रल बैंक करती है और कॉमर्शियल बैंक करती है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो याद रखना, कभी MCQs में पूछ देता है, मैं बताना भूल गया था। एक आता है नेट डिमांड डिपॉजिट का, नेट डिमांड डिपॉजिट का, और एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट का, ठीक है, ग्रॉस
डिमांड डिपॉजिट का। ठीक है, याद रखना कि ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट ही इंक्लूड होता है, क्योंकि इसमें जो पैसा लगा होता है वो किसका होता है, पब्लिक का होता है। और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट का मतलब हो गया, यानी ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट का मतलब हो गया जो गवर्नमेंट का पैसा किसी सेंट्रल बैंक के पास हो या किसी कॉमर्शियल बैंक के पास हो, इस पैसे को हम क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट को ही इंक्लूड करते हैं। अब हम आते हैं M1 पे। M1 को ध्यान से देखना, कुल मिला के 4 हैं इसमें, M1, M2, M3, जो मेजरमेंट करते हैं किसको, सप्लाई ऑफ मनी को। ठीक है, पहला बात करते हैं M1 मेजरमेंट। ठीक है, M1 मेजरमेंट निकलता है, इसको कहते हैं करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, DD प्लस OD, यानी C प्लस DD प्लस OD, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये हो गया कि वो सारे डिपॉजिट्स जो सेविंग के फॉर्म में हो या करंट के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, सेविंग के फॉर्म में हो या करंट के फॉर्म में हो, उन्हीं को हम इंक्लूड करते हैं। बाकी हमको किसी को इंक्लूड नहीं करना है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट से भी क्यों ना इंक्लूड हो, इनको हमको लेना नहीं है। अदर डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो अदर डिपॉजिट का मतलब ये हो गया कि जो पैसा आरबीआई में जमा किया गया हो, किसके साथ, यानी गवर्नमेंट कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जमा किया हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जमा किया हो, या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने जमा किया हो, लाइक IMF हो गया, नाबार्ड हो गया। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो सकता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सॉरी नाबार्ड भी हो सकता है। ठीक है, IMF हो सकता है ये पैसा, या फिर गवर्नमेंट का पैसा जो हेल्ड किया गया हो किसके द्वारा, RBI, मतलब कि वो अमाउंट जो हेल्ड किया गया हो RBI के साथ, कौन कौन जमा करता है, एक तो तुम्हारे पब्लिक हो गया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड वगैरह हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जैसे तुम्हारा IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक का पैसा हो गया, इन सब का पैसा, और वो पैसा जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ था, इन सबको जब आप डिपॉजिट करते हैं तो आपका क्या निकलता है, आपका M1 निकलता है। यही है, इसके आगे M2, M3 और M4 है, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। उसको देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चंस तुम्हारे M1 से ही आने हैं, बाकी M2, M3, M4 वाला मामला भी है, उसको भी देख लो ताकि तुमको काम आ सके। चलो देखो इसको, अगर हम M2 की बात करें तो M2 में M1 के साथ सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स आता है। मतलब क्या हो गया कि पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा हुआ है उस पैसे को और प्लस M1 के पूरे मेजरमेंट को, मतलब C प्लस OD प्लस DD, इन सबको जोड़ने के बाद अगर तुम सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अगर उसके साथ जोड़ते हो, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग में अकाउंट जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, ये M2 हो जाता है। अगर हम M3 की बात करें तो M3 में M1 मतलब कि C प्लस OD प्लस DD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, यानी FD वाला मामला। फिक्स डिपॉजिट को जब इंक्लूड करते हो तो तुम्हारा क्या आ जाता है, M3 आ जाता है। और हम अगर M4 की बात करें तो M3 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग एक्सेप्ट NSCs, मतलब कि पोस्ट ऑफिस में जो टाइम डिपॉजिट, मतलब कि जो कुछ समय के बाद जो पैसा निकालते हो, वो पैसा एक्सेप्ट मतलब NSCs, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। किसी के पिताजी जो नौकरी करते होंगे, उनसे पूछिएगा आप अपने पापा से कि पापा ये क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे। इसको छोड़ के बाकी जो भी टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में होता है, उसको जब आप M3 के साथ इंक्लूड करते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, M4 निकल जाता है। यहां पे आपका पूरा का पूरा मनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगले वाले चैप्टर में बैंकिंग को मैं समझाऊंगा ताकि आपको पूरा का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसमें एक बात याद रखना कि 2 बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के साथ याद रखना कि जो हो जाता है, एक तो स्टॉक कॉन्सेप्ट और नेट डिमांड डिपॉजिट वाला, नेट डिमांड डिपॉजिट और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट वाला, ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 नंबर में देखने को मिलता है कि हु इशू 1 रुपी कॉइन, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, ठीक है।
तो ये याद रखना कि कौन करता है, फिनांस मिनिस्ट्री। कौन, फिनांस मिनिस्ट्री। ठीक है, यहां पे आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, होप करता हूं कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको बांटो। थैंक यू सो मच।